नमस्कार बच्चों, सुपर एनसीईआरटी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको करवाऊंगा 8वीं कक्षा, जो सब्जेक्ट होगा हमारा इतिहास, और जो चैप्टर है आपको पता ही होगा 8वीं कक्षा का इतिहास का पहला चैप्टर कौन सा है, मुगल सम्राट और उनका प्रारंभिक प्रतिरोध। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान तरीके से करवाऊंगा। जो एग्जाम में किस प्रकार आपको लिख कर आने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि ध्यान से वीडियो को देखोगे और जो आखिर में, सबसे आखिर में मैं आपको अभ्यास के जो करवाने वाला हूं क्वेश्चन, मैं आपको बता भी दूंगा किस प्रकार वे लिखने हैं। तो आपके एग्जाम में कोई भी ये नंबर नहीं ये काट सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। और जो मैं ये करवाने वाला हूं पूरा चैप्टर, मैं एक ही ट्रिक में करवा दूंगा बेटा। पूरे का पूरा चैप्टर एक ही ट्रिक में कर लेंगे हम। पूरे कहानी मैं एक एक कहानी बताऊंगा, एक एक जो हमारे हिंदुस्तान के जो महान योद्धा हुए हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। जो मुगल साम्राज्य है उनका जो संस्थापक है, उनका वंश किस प्रकार भारत आया है और किस प्रकार उनकी शुरुआत हुई है, ये भी मैं आपको बताऊंगा एक ही ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले आपको पता होगा कि हमारे जो हिंदुस्तान में 1526 से पहले, ध्यान रखना है, 1526 से पहले इब्राहिम लोधी जो दिल्ली पर शासन कर रहे थे। ठीक है, फिर 1526 में कौन आता है? बाबर आता है। ठीक है, कौन आता है? बाबर आता है और वो दिल्ली पर आक्रमण करता है। उनका पहला जो युद्ध होता है जो यहाँ पर पानीपत में होता है, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच, बाबर उसमें जीत जाता है। ठीक है, फिर आगे चलते रहता है। ये 1527 में फिर खानवा का युद्ध होता है। खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ होता है। इनकी कहानी मैं डिटेल से बताऊंगा बेटा। मैं एक बार ऐसे ही बता रहा हूं आपको। मैंने एक गजब की ट्रिक बनाई है, आप कभी भी नहीं भूलोगे। अगर आज इस वीडियो को देख लोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे। गजब की ट्रिक लेकर आया हूं आपके लिए। ठीक है, फिर आगे चलता ही रहता है। फिर चंदेरी का युद्ध होता है। ठीक है, फिर बाबर एक और युद्ध करता है। ठीक है, फिर ये आप मैंने जो ट्रिक बताई है, जो लगातार सभी के सभी जो मुगल जो साम्राज्य ने जितने भी युद्ध किए हैं वे सभी के सभी एक ही ट्रिक में कर दिए हमने। ठीक है, जो महान जो मुगल साम्राज्य के जितने महान शासक हुए हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पर जिक्र कर दिया है। और जो आपके बुक में अभ्यास में जितने भी क्वेश्चन बने हैं ना, वे सभी के सभी मैं पीडीएफ दिखाकर आपको बिल्कुल आसान तरीके से करवा दूंगा और आपको यही बता दूंगा किस प्रकार वे लिखने हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना है बेटा। अब हम चलते हैं हमारी क्लास की और लगातार ट्रिक का निचोड़ करते हैं बेटे। ठीक है, तो बुक में जितने भी जो भी है उसकी जो निचोड़ है मैंने यहां पर कर दिया वो। ठीक है, ध्यान से देखना है किस किस प्रकार हम करते हैं और किस प्रकार सभी चैप्टर में आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो देखना मैंने क्या बताया। 1526 में पानीपत में बाबर आया। मैंने अभी अभी बताया कि बाबर और जो इब्राहिम लोधी की जो लड़ाई थी पानीपत में हुई थी। तो हम कह सकते हैं 1526 में बाबर आया, पानीपत में बाबर आया। ठीक है, 1527 में खानवा में सांग रचाया। 1528 में चांद की चांदनी में 29 किलो का घाघरा पहनाया। चांद की चांदनी में 29 किलो का घाघरा पहना। तो ध्यान से सुनना है, इस ट्रिक का जो निचोड़ है, इस ट्रिक में छुपे हुए अक्षरों में कौन कौन से युद्ध और कौन कौन से राजा छुपे हुए हैं, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो 1526 में पानीपत में बाबर आया। ठीक है बेटा, सबसे पहले पानीपत में जो आया बाबर, किसके साथ जो युद्ध किया था? इब्राहिम लोधी। ठीक है बेटा, ऐसे कर लेना। ठीक है, इब्राहिम लोधी। जो इब्राहिम लोधी है वो दिल्ली पर शासन उस समय कर रहा था और फिर बाबर आता है। और बाबर और इब्राहिम लोधी का जो प्रथम, ये बोलते हैं ना पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच होता है। और कब होता है? 1526 में पानीपत में बाबर आया। याद रखना है, इब्राहिम लोधी के साथ इसका युद्ध होता है। और इस युद्ध में बाबर जीत जाता है और दिल्ली पर जो शासन हो जाता है बाबर का हो जाता है। बाबर एक मुगल था। हम कह सकते हैं सबसे पहले मुगल के जो शासक था वो कौन था? बाबर आया था। तो हम कह सकते हैं मुगल साम्राज्य के जो स्थापना की थी, मुगल साम्राज्य की जिसने स्थापना की थी वो कौन था? वो बाबर था। कौन था? बाबर था। ये पूछा जाए कि उस शासक का नाम बताओ जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, तो बाबर ने मुगल जो
शासन था उसकी स्थापना की, मुगल वंश की स्थापना की। ठीक है बेटा, मुगल वंश की बाबर ने स्थापना की। और पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई? 1526 में। और पानीपत की प्रथम लड़ाई किस के बीच हुई? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। अगली बात करें हम, फिर एक साल फिर शासन करने लग जाता है बाबर। और फिर क्या होता है? 1527 में खानवा में सांग रचाया। क्या बताया? 1527 में खानवा में सांग रचाया। ठीक है बेटा, खानवा 1527 में एक और युद्ध करता है बाबर, और खानवा में होता है ये युद्ध, और सांग से होता है राणा सांगा। आपके बुक में ये नाम आया हुआ है। और राणा सांगा की जो हिस्ट्री है मैं आपको बताऊंगा, क्या कहानी है, क्या हो गया राणा सांगा। बेटा बहुत ही महान योद्धा थे, बहुत ही महान योद्धा थे। लगातार बाबर युद्धों पे युद्ध जीतता जा रहा था। और सभी को, जितने भी राजा, छोटे मोटे जितने भी राजा थे, उनको अपने कब्जे में करते जा रहा था। लेकिन राणा सांगा एक ऐसे योद्धा थे, ऐसे एक महाराजा थे, राजा थे, जिन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। और उन्होंने चुना, क्या चुना? उनसे युद्ध करना चुना। लेकिन उन्होंने, बाबर ये कह रहा था लगातार, बाबर ने उनको कहा कि आप इस्लाम कबूल कर लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और उन्होंने युद्ध करना ज्यादा चुना। उन्होंने युद्ध करना ज्यादा अच्छा लगा। वो अपने जो मान सम्मान को खोना नहीं चाहते थे, और युद्ध भूमि में उतर गए। और कहां पर उतर गए? खानवा में उतर गए। और कब? 1527 में। 1527 में खानवा में सांग रचाया। राणा सांगा के साथ बाबर ने युद्ध किया। राणा सांगा के साथ बाबर ने युद्ध किया। ध्यान रखना बेटा, खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। और किस किस के बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच। ध्यान से सुनना है। राणा सांगा के बारे में अभ्यास में जितने क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन आया हुआ है और राणा सांगा के बारे में पूछा गया है। आप बता सकते हो राणा सांगा एक महान योद्धा था, और उनकी लड़ाई थी बाबर से, और अपने जो मान सम्मान के लिए उन्होंने युद्ध किया, लेकिन घुटने नहीं टेके मुगल साम्राज्य, जो मुगल शासक था उसके सामने। और जो खानवा में जो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही होश और आवाज में, और बहुत ही ये बोले हमें कि बहुत ही वीरता से उन्होंने जो युद्ध किया। ठीक है बेटा, फिर मैं एक और चीज बता दूं, राणा सांगा के साथ खानवा के युद्ध से ही संबंध रखता है। इसमें हमारे जो चैप्टर में आया हुआ है वो नाम हसन खां मेवाती। क्या नाम बताया बेटा? हसन खां मेवाती। ध्यान से देखना है, हसन खां मेवाती कौन था? हसन खां मेवाती था जो राणा सांगा के साथ था। राणा सांगा की तरफ से ये भी युद्ध में लड़ाई कर रहा था, युद्ध लड़ रहा था। कहां पर? खानवा के युद्ध में। जब राणा सांगा युद्ध में घायल हो जाते हैं, जब राणा सांगा युद्ध में घायल हो जाते हैं, तो हसन खां मेवाती उनसे कहते हैं कि महाराज आप जाइए और मैं इनको संभालता हूं। ठीक है, मैं इनके साथ युद्ध करता हूं। फिर क्या करते हैं? ये घायल होने के कारण, घायल ज्यादा, इनकी हालत ज्यादा खराब हो गई थी, और ये जो युद्ध से चले जाते हैं। फिर हसन खां मेवाती बहुत ही जबरदस्त तरीके से युद्ध को लड़ते हैं बाबर के सामने, और बाबर की जो सेना थी उनको चीरते हुए लगातार आगे बढ़ ही रहे थे। ऐसी अनहोनी हो गई, एक अचानक एक वार में ही एक तोप का जो गोला इनकी छाती पर लगता है, और ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इनके बारे में भी अपने अभ्यास के जो क्वेश्चन है उनमें पूछा गया है। अभ्यास के क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा बेटा, ध्यान से किस प्रकार लिखना, गजब तरीके से करवाना है। ठीक है, ध्यान से देखना है। मैंने क्या बताया? 1526 में पानीपत में बाबर आया, 1527 में खानवा में सांग रचाया। इस ट्रिक को लिख लेना और एक बार याद कर लेना, बिल्कुल याद हो जाएगा बेटा। ध्यान से देखना किस शब्द का मैंने क्या मतलब बताया है, ये जरूर देखना है, वरना ट्रिक का कुछ फायदा ही नहीं होगा ध्यान से नहीं देखोगे तो। फिर क्या बताया? 1528 में चांद की चांदनी में, 1528 में चांद की चांदनी में 29 किलो का घाघरा पहनाया। क्या बताया?
1528 में चांद की चांदनी में 29 किलो का घाघरा पहनाया। इससे क्या है कि बाबर अभी युद्ध लगातार लड़ते ही जा रहा था। 1527 में किया, 1528 में भी बाबर ने ही युद्ध किया और ये कहलाता है चांदनी से चंदेरी का युद्ध। याद रखना बेटा, चांदनी से चंदेरी, ठीक है, चांदनी से चंदेरी का युद्ध। शायद आपको सुना नहीं होगा, इस चीज से आपको याद रखना है, चंदेरी का युद्ध, ठीक है। इसको बिल्कुल याद रखना है कि जो चंदेरी का युद्ध कब हुआ, तो ये 1528 में। किस किस के बीच हुआ? बाबर और मदनी राव के बीच, ठीक है। किस किस के बीच? बाबर और मदनी राव, जो कि चंदेरी का एक शासक था, ठीक है। फिर चंदेरी पर भी जो विजय पाली थी बाबर ने, फिर क्या किया बाबर ने, फिर और आगे युद्ध लगातार उसके चलते रहे और आगे जो अपना जो साम्राज्य बढ़ाता चला गया। फिर क्या होता है, 29 किलो का घाघरा पहनाया। याद रखना बेटा, 29 किलो का घाघरा पहनाया मतलब क्या हो गया, 1529। इसका मतलब है 1529 को घाघरा का युद्ध हुआ। आपने सुना होगा घाघरा का युद्ध भी बाबर ने जीत लिया था, ठीक है, जो कि बिहार में हुआ था ये युद्ध, घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध अगर आप लिखना चाहो तो साथ साथ लिख सकते हो किस किस के बीच हुए ये युद्ध। ये जो घाघरा का युद्ध था, इब्राहिम लोधी का भाई था, इब्राहिम लोधी का भाई था महमूद लोधी, महमूद लोधी के बीच और बाबर के बीच ये जो युद्ध होता है घाघरा में, दोनों के बीच होता है ये बिहार में, ठीक है। बिहार तक उन्होंने अपना साम्राज्य बनाया, ठीक है। बाबर ने लगातार बाबर अपने जो विजय हासिल करते जा रहे थे। हमने कहां तक कर ली ट्रिक? 1526 में पानीपत में बाबर आया, 1527 में खानवा में सांगरस आया, 1528 में जो चांद की चांदनी में 29 किलो का घाघरा पहनाया। आप देख लेना किस किस को घाघरा पहनाया भाई, मैंने आपको सही तरीके से बता दिया है, ठीक है। और जो अभ्यास के जो 8वीं कक्षा के बच्चे हैं, अभ्यास के जो क्वेश्चन जो होने वाले हैं, एक तो होगा राणा सांगा और जो हसन खां मेवाती के बारे में, और इनकी जो वीर गाथा मैंने थोड़ी थोड़ी बता दी, और बाकी जितनी भी बची हुई मैं बिल्कुल डिटेल से आपको बता दूंगा किस प्रकार लिखना है, ठीक है। आगे देखो क्या है, आगे क्या बताया है, 3940 में शेर ने चौसा और कन्नौज में, क्या है, 3940 में शेर ने चौसा और कन्नौज में हुमायूं को रास्ता दिखाया, ठीक है बेटा। देखो 30 में जो बाबर का जो शासनकाल रहा है 1526 तक, 30 तक रहा बेटा। 30 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, 30 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। 1530 में बाबर की मृत्यु होने के बाद जो बाबर का जो बेटा था, कौन, हुमायूं, कौन है, बाबर का जो बेटा था हुमायूं, वे क्या करता है, हुमायूं को राजगद्दी संभालनी पड़ती है और हुमायूं राजगद्दी को संभालता है, ठीक है। 10 साल तक हुमायूं राजगद्दी पर जो शासन करता है। फिर क्या होता है, एक योद्धा आता है बीच में, कौन है, ट्रिक में ये भी मैंने आपको बताया है कौन आता है। 3940 में शेर ने चौसा और कन्नौज में हुमायूं को रास्ता दिखाया बेटा। चौसा और कन्नौज के 2 युद्ध थे जो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ। शेर का मतलब मैं आपको बता दूं, शेर शाह सूरी, ठीक है बेटा। सूरी वंश जो एक अफगान था, अफगान वंश से लगा, सूरी जो वंश कहलाता है, जो सूरी, शेर से सूरी, शेर शाह सूरी, ठीक है। किसके बीच हुआ, 39, ये 1540 है बेटा। 3940 हम ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं, याद रखना है। 3940 में शेर ने चौसा और कन्नौज में हुमायूं को रास्ता दिखाया, ठीक है। जो शेर शाह सूरी और हुमायूं का जो युद्ध होता है कहाँ होता है, चौसा और कन्नौज में, ये लिख लेना है।
1539 और 1540 का युद्ध किस किस के बीच हुआ? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ। और कहां हुआ? चौसा और कन्नौज में हुआ। ठीक है, मैं ये बहुत ज्यादा बता रहा हूं आपको, बहुत आगे तक काम आएगा। और ये लिख लेना बेटा, अगर आपको सक्सेस होना है जिंदगी में, अगर ये आपका सपना है कि मैं ऐसे लगना चाहता हूं, कोई नौकरी या गवर्नमेंट जॉब लगना चाहता हूं, तो मैं ये बता दूं आपको, कितनी भी बड़ी जॉब कर लेना, ये आपसे जरूर पूछा जाता है, इतिहास आपसे जरूर पूछा जाता है। ठीक है, और ये गजब तरीके से मैं जो आपको करवा रहा हूं, ये अपनी कॉपी में उतार लेना। मैं तो ये कह रहा हूं, कॉपी में नहीं, अपने माइंड में उतारना है बेटा, अपने माइंड में उतारना है। फिर क्या है, ये आपको पता चल गया। फिर क्या होता है, 1540 तक शेरशाह सूरी लगातार जो राज करता है, और शेरशाह सूरी जो 1545 में शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हो जाती है। फिर जो होता है, मैं ये ट्रिक के बारे में आपको पूरा बता देता हूं। फिर एक अपने जो हिंदुस्तानी जो एक महान जो राजा हुआ है, जिसको विक्रमादित्य की उपाधि हासिल की हुई है, मैं बात कर रहा हूं हेमू की, हेमचंद्र विक्रमादित्य की। ठीक है, आगे देखना। फिर क्या होता है, पानीपत में हेमू ने 56 अखबार पढ़ाया। दिख रहा है ना, पानीपत में हेमू ने 56 अखबार पढ़ाया। 56 अखबार का मतलब है 1556 हो गया बेटा, अखबार का मतलब अकबर। ठीक है, और पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात आ चुकी है। पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात आ चुकी है, और पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी हेमू और अकबर के बीच में, और ये कब हुई थी? 1556 में हुई थी। लिख लेना इसको, पानीपत की दूसरी लड़ाई, ठीक है बेटा, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई? अकबर और हेमू के बीच हुई। पानीपत में हेमू ने 56 अखबार पढ़ाया। ठीक है, इसको लिखना है हेमू से हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, हेमू, ठीक है, जिसको विक्रमादित्य की उपाधि हासिल की है। ये एक ऐसे शासक थे, लगातार 22 युद्ध किए इन्होंने, उनमें से एक भी नहीं हारे। ये बदकिस्मती हो गई कि ये लड़ते वक्त, ये जब युद्ध में थे, पानीपत की जो लड़ाई चल रही थी उसमें युद्ध में थे, ये ऐसे ही धोखे से इनकी आंख में जो तीर लग जाती है, और उस तीर लगने के बाद ये जो अपने हाथी के ऊपर होते हैं, अपने हाथी के ओढ़े में जो वहां पर वो ऐसे होता है हाथी के ऊपर, उसके अंदर ही बेहोश हो जाते हैं ये, और इसके कारण इनको बंदी बना लिया जाता है, और फिर ये अकबर के सामने ले जाया जाता है इनको। हालांकि कहा जाता है कि अकबर उस समय पर बस 14 साल के थे। मैं आपको बताऊंगा, एक बार मैं आपको ट्रिक समझा देता हूं, इनकी कहानी बता दूंगा, जबरदस्त होने वाली है बेटा। ठीक है, पानीपत में हेमू ने 56 अखबार पढ़ाया, हेमू, और ये हो गया अकबर, और 1556 में, और दूसरी लड़ाई पानीपत की बेटा, पानीपत का दूसरा युद्ध याद रखना। प्रथम युद्ध हुआ पानीपत का 1526 में, और पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ 1556 में, और किस किस के बीच हुआ? हेमू और अकबर के बीच। ठीक है, आगे क्या है, 1576 में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 1576 में महाराणा प्रताप ने हल्दी जैसा रंग लगाया। 1576 में महाराणा प्रताप ने हल्दी जैसा रंग लगाया। तो हम कह सकते हैं बेटा, लगातार अकबर अपना शासन कर रहा था, और अकबर, ठीक है, अकबर फिर हल्दी से हल्दी घाटी युद्ध, और महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो हल्दी घाटी का युद्ध होता है, ये हमने इस लाइन में कर दिया है। और कब होता है? 1576 में महाराणा प्रताप ने हल्दी जैसा रंग लगाया। हल्दी से हो गया बेटा हल्दी घाटी युद्ध, और महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ ये युद्ध। ठीक है, महाराणा प्रताप की गाथा भी मैं आपको बताऊंगा, गजब की होने वाली है। इन जैसे तो मैं ये कहूं महान शासक हुआ ही नहीं, गजब के एक वीर योद्धा थे ये। ठीक है, तो उससे पहले आपकी बुक में है, अच्छी तरह दे भी रखा है बेटा, आपकी बुक में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार
इन्होंने ये लड़ाइयाँ लड़ी हैं, किस प्रकार इनका रहना सहना था। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा ये हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में बेटा। ठीक है, जो नाम आया था शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के बारे में भी कुछ पूछा जाता तो इनकी मृत्यु जो 1545 में हुई थी और इन्होंने जो युद्ध किया था 39-40 में, मैंने आपको बता दिया है। फिर आगे देखना बेटा। ठीक है, जो मैं आपकी बुक से ही बताने वाला हूं, जो किसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं जो विक्रमादित्य, हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में। क्या होता है बेटा, जो हेमचंद्र होता है, जो रेवाड़ी जिले से हमारा रेवाड़ी जिला है हरियाणा का, उससे बिलोंग करते हैं। उसमें वो रेवाड़ी जिले में उनका जन्म होता है बेटा। वो एक व्यापारी के रूप में कार्य किया करते थे। ठीक है, एक नमक का व्यापार किया करते थे वे। एक बहुत बड़ा बाजार लगता था रेवाड़ी में उस समय पर, शेरशाह सूरी जब शासन कर रहे थे उस समय पर। क्या होता है, अच्छी कद काठी अच्छी थी उनकी, और फिर जो शेरशाह सूरी थे उनको देखकर उनका जो व्यापार करने का अंदाज था वो गजब का, एकदम एक तरफा था, बहुत ही गजब तरीके से था। और इसी बात को पसंद करते हुए शेरशाह सूरी ने उन्होंने बुला लिया। और उस समय पर शेरशाह सूरी लगातार करना चाहते थे बारूद का व्यापार। ठीक है, वो अच्छा व्यापारी उनको चाहिए था और उनको नजर पड़ी किस पर, हेमू पर, हेमचंद्र पर। ठीक है, फिर वो हेमचंद्र को बुला लेते हैं, उनको कहते हैं कि बारूद का व्यापार हमारे लिए आपको करना है, और वो तैयार हो जाते हैं। लगातार वे उनके लिए व्यापार करते हैं। व्यापार करने के बाद वो इतने अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, इतने दिल के करीब हो जाते हैं वो शेरशाह सूरी के, कि उनको सेनापति तक बना देते हैं वो। ठीक है, बाद में 1545 में जो शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, फिर उनका बेटा मैं बताऊं इस्लाम शाह है। क्या है, इस्लाम शाह है। उनका जो पुत्र था शेरशाह सूरी का, उनको जो शासन सौंप दिया जाता है। ठीक है, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। इस्लाम शाह की मृत्यु होने के बाद उनके जो एक 12 साल का पुत्र था, उनको जो राज सौंप दिया जाता, उनका राज्य अभिषेक कर दिया जाता, उनको उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। फिर क्या होता है, 3 दिन के बाद ही जो मैं आपको नाम बताऊं, आदिल शाह है। एक व्यक्ति आदिल शाह है, वो उसको मार देता है और मारकर शासन को हड़प लेता है और उसकी जगह पर राजगद्दी पर आप बैठ जाता है। फिर वो बैठने के बाद अनेक लड़ाइयां लड़ता है, लेकिन ऐसा कोई योग्य शासक नहीं था। वो किसके दम पर लड़ता, हेमू के दम पर लड़ता है। और हेमचंद्र उसके लिए सारी लड़ाइयां लड़ता है। और ये सभी देखकर, हेमू की जो वीरता देखकर, उन्होंने एक सबसे जो प्रधानमंत्री का जो पद होता था वो पद दिया उन्होंने, सेनापति, जो सब कुछ उसके अंडर में कर दिया। और उनको वो बंगाल भेज देते हैं भाई। दिल्ली पर शासन होने के बाद वो उनको बंगाल भेज देते हैं। ठीक है, और इसी चीज का फायदा उठाकर ये जो ये सूर्यवंश था वो लड़खड़ा गया था। और इसी चीज का फायदा उठाकर जो मैंने क्या बताया, हुमायूं रास्ता दिखाया। क्या 1540 में हुमायूं को भगा देता है। कौन भगा देता है, शेरशाह सूरी भगा देता है। और हुमायूं इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि ये कमजोर कब पड़े। जब हेमचंद्र बंगाल में चले जाते हैं, बंगाल में भेज दिया जाता है, जब पीछे से हुमायूं फिर से आता है और दिल्ली जो आगरा पर है वो क्या करता है, हमला कर देता है। ठीक है, हमला कर देता है और फिर इस हमले में जो युद्ध में जीत जाता है और फिर से पीछे से वो आगरा पर जो अपना शासन जमा लेता है। ठीक है, लेकिन यही बात जब हेमचंद्र को पता चलती है, फिर वो वापस भागकर आता है। फिर लगातार लड़ते आ जाता है और कहां पहुंच जाता है, फिर से दिल्ली पहुंच जाता है। ठीक है, फिर से दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली पहुंचने के बाद वो सबसे पहले दिल्ली में ही एक युद्ध होता है, लेकिन वहां पर
उससे पहले जो हुमायूं है उनकी मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? उन्हें ये 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। ये ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से पड़ने से हो जाती है, ठीक है। लेकिन उससे पीछे हुमायूं का जो पुत्र था अकबर, वो बचता है। अकबर था उस समय पर 14 वर्ष का, ठीक है, 14 वर्ष का अकबर। लेकिन उसको संभाल कौन रहा था? बैरम खां, एक जो था एक योद्धा, बहुत ही सूझा बूझा, जमा ऐसे लगा लो जमा चालाक बंदा था बैरम खां। उनको ये पता चलता है कि हेमचंद्र लगातार हमारी ओर बढ़ रहा है। उस समय पर मैं बता दूं आपको, जालंधर में, पंजाब अब जो जालंधर में है, वहां पर अकबर को रखा हुआ था। बैरम खां भी वहीं पर ठहरा हुआ था। अकबर को कहा जाता है कि वो भागकर काबुल चला जाए और नहीं तो ये हेमू जो है आपको मार देगा। लेकिन बैरम खां इस बात के खिलाफ था और बैरम खां ने युद्ध करने का फैसला किया। फिर बैरम खां सीधे जो अपनी सेना को लेकर पानीपत की ओर बढ़ जाते हैं। उधर से हेमू को पता चलता है कि लगातार जो मुगल जो शासक है वो हमारे तरफ, मुगल सेना जो आ रही है युद्ध करने के लिए, वो भी तैयार हो जाते हैं। वो बिना कवच के ही युद्ध में उतर जाते हैं और पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है भाई, ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है, उसमें लड़ाई में धोखे से हेमचंद्र के आंख में एक तीर लग जाती है और आंख में तीर लगने के कारण वो बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के कारण उनको बंदी बना लिया जाता है। बंदी बनाने के बाद हेमचंद्र को जंजीरों से जकड़कर अकबर के सामने ले जाया जाता है। सभी कहते हैं अकबर से कि इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाए, लेकिन अकबर उसकी जो गर्दन है धड़ से अलग नहीं करते। लेकिन बैरम खां ने एक ही बार में हेमू की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। तो एक ऐसे महान योद्धा हुए, उन्होंने अपनी जिंदगी में 22 लड़ाई लड़ी, उनमें से एक भी नहीं हारा। बदकिस्मती ऐसी हुई कि उनको ये युद्ध हारना पड़ा। ये युद्ध हार गए और हमारे जो भारत का इतिहास ही अलग हो गया। हमने बहुत ही वीर एक हिंदू शासक खो दिया। तो आगे देखो बेटा, हमको किस प्रकार लिखना है। आगे मैंने क्या बताया, 1576 में महाराणा प्रताप ने हल्दी जैसा रंग लगाया था। अगर आप सुनोगे, एक तरफा सुनो बेटा, कि ऐसे महान योद्धा जिनका कहा जाता है 81 किलो का भाला, 76 किलो का कवच, ऐसा बताया जाता है। कवच 76 किलो का, 81 किलो का भाला, इस किस प्रकार उठाते होंगे। 110 किलो वजन, 7 फुट हाइट थी उनकी। और घोड़े की बात करें, इतना वफादार घोड़ा था उनका कि पैर में चोट लगने के बावजूद भी उनको, जो महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं, उनको ले जाकर किस सुरक्षित जगह पर छोड़ देते हैं और अपने प्राण को त्याग देते हैं, ठीक है। गजब की जो कहानी होने वाली है, बहुत ही अच्छी कहानी है। आपको इतिहास की जितनी भी कहानियां हैं अच्छी तरह सुननी चाहिए। आप लोग ऐसे सोचते हैं इतिहास में कुछ नहीं है, लेकिन आप सुन के देखो कितना रोमांटिक, कितना जबरदस्त किस्से, एक से बढ़कर एक किस्से हमारे जो भारत के, लगाओ अपने हिंदुस्तान में कितने महान शासक हुए हैं, उनमें से एक महाराणा प्रताप भी है, ठीक है। महाराणा प्रताप के बारे में मैं आपको बताऊं, आपके जो बुक है, पेज नंबर आपका हो जाएगा ये 9, इतिहास की जो बुक है, महाराणा प्रताप का जो पूरे का पूरा जीवन दे रखा है इसमें, ठीक है बेटा। और ये हम बात करें तो जो सिसोदिया वंश था उनसे ये संबंध रखते हैं, ठीक है। ये सिसोदिया वंश से संबंध रखते हैं। हमीर सिंह इनके संस्थापक माने जाते हैं। हमीर सिंह सिसोदिया इनके संस्थापक माने जाते हैं। एक ऐसे महान योद्धा हुए महाराणा प्रताप। कहते हैं जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, जब अकबर भी रोया था, क्या अकबर भी रोया था, ठीक है बेटा। तो ये आप देख लेना। मैं आपको अब करवाने वाला हूं अभ्यास के क्वेश्चन। एक और जो बात बार बार पूछी जाएगी, दुर्गावती, रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती जो पेज नंबर 7 है आपका, इसके ऊपर पूरा जीवन परिचय दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको करवाने वाला था। देखो ये
जो अपनी जो ट्रिक है इसके माध्यम से बहुत कुछ करवाने वाला था, जो आप देख लेना। अगर मैंने फिर से आपको मैं बताऊंगा, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और आप ज़्यादा बोर हो जाओगे बेटा, लेकिन बोर नहीं होना है, इंटरेस्ट बढ़ाना। मैं एक एक कहानी में अलग अलग करके आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपको अभ्यास के क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अभ्यास के जो क्वेश्चन करने हैं, अभ्यास के जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं गजब तरीके से करवाने वाला हूं बेटा, ठीक है। मैं अब आपको करवाने वाला हूं जो अपने अभ्यास के जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बेटा, जो अभ्यास में आओ देखिए, ये आप पढ़ना जरूर, ये आओ देखें, ठीक है। ये जरूर पढ़ना आपको, इसमें इंपॉर्टेंट जो बातें दी हुई हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध मुगल इतिहासकार अहमद यादगार के अनुसार हरियाणा के कैथल जिले में मोहन सिंह मंडार ने मुगल शासक बाबर की सेना का प्रबल प्रतिरोध किया। मैंने ये आपको बताया नहीं, मोहन सिंह मंडार कौन था बेटा? मोहन सिंह मंडार जो कैथल से जो संबंध रखते थे, एक बहुत ही महान जो ऐसे वीर हुए हैं। उन्होंने अकबर की जो अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर ने बार बार उनको कहा कि इस्लाम कबूल कर ले, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। फिर क्या किया उन्होंने, ये बाबर ने उनके जो सेना भेज दी अपनी, और सेना को 3 भागों में बांट दिया। क्या किया? 3 भागों में बांट दिया, और भ्रम में डालने के लिए वे मोहन सिंह मंडार एक सेना के साथ युद्ध करने के लिए चले जाते हैं, और पीछे से और दूसरी सेना के साथ पूरे गांव को बंदी बना लेते हैं, और उनके गांव में आग लगा दी जाती है। अपने गांव वालों को और प्रजा के लिए वे अपने आप को उनके कह देते हैं, वो बंदी हो जाते हैं, बंदी बना लिया जाता है उनको, और बंदी बनाकर उनको दिल्ली ले जाया जाता है। और दिल्ली ले जाने के बाद फिर से उनसे कहा जाता है या तो इस्लाम कबूल कर लो या फिर हम आपको फांसी चढ़ा देंगे। लेकिन उन्होंने ज़्यादा फांसी को ही कहा, मैं मर जाना पसंद करूंगा लेकिन इस्लाम कबूल नहीं करूंगा, मैं अपने मान सम्मान को नहीं खोने वाला। ठीक है बेटा, ऐसे महान योद्धा हुए हैं। फिर से बात की है, हेमचंद्र विक्रमादित्य के पिता का नाम संत पूर्णदास था बेटा। मैंने आपको कहा कि आपको ये एक बार जीवनी पढ़नी होगी, तो गजब तरीके से है, ठीक है बेटा। और बाकी मैंने आपको बता दिया है क्या कुछ होना है। इस प्रकार ये जितने भी दी हुई हैं डिटेलें आपको पढ़नी है और लिखनी है। अगर आप एक बार लिख लेंगे तो आपको पूरा चैप्टर याद हो जाएगा बेटा। आगे देखो हम क्या करने वाले हैं, देख लेना बेटा, एक बार ये भी आप लिख लेना है। जो इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें मैं आपको करवाने वाला हूं, जो अभ्यास में जो रिक्त स्थान है ये आप देख लेना। क्या हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप को भील सरदार खालिस्तान ने सहायता दी? मैंने आपको कहा था महाराणा प्रताप का जीवन परिचय जरूर पढ़ना है। एक जो राणा पुंजा, जो राणा इसलिए कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने उनको भाई का दर्जा दिया था। एक भील था वो, ठीक है, जो जंगलों में रहता था, भील था, और बचपन से ही उन्होंने जो तीरंदाजी जो भी कुछ सीखा है वो भीलों से ही सीखा है, ठीक है। जो राणा पुंजा था, जो उनको भाई का दर्जा दिया हुआ था, ठीक है। दुर्गावती खालिस्तान की रानी थी। गोंडवाना की जो दुर्गावती वो रानी थी। गजब की जो स्टोरी है इनकी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये लिख लेना है, एक एक करके लिख लेना है, बिल्कुल गजब तरीके से बताऊंगा, अलग से ही बता दूंगा एक एक महान योद्धा की। सबसे पहले हमको ये करना है, ये पूरे करने हैं अभ्यास के क्वेश्चन, ठीक है। मुगल खालिस्तान से आए थे, ठीक है, मुगल खालिस्तान से आए थे। कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे बेटा, ठीक है, काबुल से। ये राजस्थान के प्रसिद्ध सिसोदिया वंश की स्थापना खालिस्तान ने की, वह परावल। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उचित मिलान करना है। उचित मिलान आपको करना है, मैंने आपको बता दिया था किसके साथ क्या होगा, ठीक है। और ये मैंने नीचे दे भी दिया है, इसके जो मिलान होने वाले ये आंसर भी साथ साथ दे दिए हैं, आपको कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना, मैंने कहा था विक्रमादित्य के बारे में जरूर जो अभ्यास के क्वेश्चन में आपके आएगा, और ये विक्रमादित्य के बारे में ही पूछा गया है। हेमचंद्र विक्रमादित्य के विषय में टिप्पणी लिखे, तो आपको लिखनी है भाई, देख लो
कुछ मैंने बताया है उस प्रकार भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और अलग अलग वीडियो में मैं हर एक योद्धा के बारे में बताऊंगा, ठीक है। हम ऐसे नहीं कर सकते बेटा, पूरा चैप्टर हमको करना, जल्दी क्लोज भी करना होता है वरना बड़ी क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो हमको जल्दी जल्दी करना भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, देख लेना। देखो मैंने ये भी कहा था हल्दी घाटी युद्ध का विस्तृत वर्णन कीजिए। देखो किस किस के बीच हुआ, कब हुआ, ये सब देखना है, ठीक है। 1576 में महाराणा प्रताप ने हल्दी जैसा रंग लगाया, अकबर के बीच और महाराणा प्रताप के बीच हुआ, और मैंने दे दिया है, आप रोक कर वीडियो को लिख लेना इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा क्या है, ये भी इसी क्वेश्चन में आएगा बेटा, ये भी लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है दुर्गावती के प्रतिरोध का वर्णन कीजिए। दुर्गावती की भी जो गजब की जो स्टोरी बताने वाला हूं मैं आपको, ये लिख लेना है, एक बार अभ्यास के क्वेश्चन कर लो सभी। हर एक योद्धा की स्टोरी बताएंगे यार, इतिहास में सब कुछ गजब है, ठीक है। अनेक महान योद्धा हुए हैं हमारे हिंदुस्तान से। ये और लिख लो भाई, महाराणा प्रताप के जीवन पर एक निबंध लिखिए। महाराणा प्रताप के जीवन में मैं आपको गजब तरीके से बताऊंगा, एक बार लिख लेना बेटा, ठीक है। महाराणा प्रताप यार क्या कहना है उस वीर योद्धा के बारे में, है किस किस प्रकार वो वन में रहे हैं। कहते हैं कि घास की रोटियां बनाकर वो जंगल में रहे हैं, ठीक है। ऐसे महान योद्धा थे वे, ठीक है। अकबर ये याद रह गया, अकबर भी उनकी मौत पे रोया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, मोहन सिंह मंडार का मुगलों से संघर्ष पर नोट लिखिए। मोहन सिंह मंडार के बारे में मैंने कुछ बताया है, और मैं एक एक वीडियो अलग अलग करने वाला हूं इनकी, क्योंकि यार कितना कहें इनके बारे में, वो भी कम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या होगा, हकीम का सूर एवं हसन खां मेवाती के मुगलों के विरुद्ध प्रतिरोध में क्या भूमिका थी। देखना भाई, कंटिन्यू करते रहना बेटा, इसको देख लो, और जो हसन खां मेवाती के बारे में भी कर लेना, ये मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। वीडियो को रोकना और लिखना है आराम से, बिल्कुल पढ़ लेना है, कोई भी पास होने से नहीं रोकेगा आपको। ये और देख लो भाई, यदि आप महारानी दुर्गावती की सेना में सैनिक होते तो विजय दिलाने के लिए आप क्या प्रस्ताव करते, वर्णन कीजिए। देख लेना भाई, ठीक है। बाद में करवाऊं तो का, लेकिन आप एक बार देख लेना और करना है। हेमचंद्र विक्रमादित्य एवं महाराणा प्रताप के मुगलों से संघर्ष के कारणों की सूची बनाइए। तो बेटा ये भी करना है, कारण भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो आपको ये लिखना है, अगर लिखोगे नहीं तो इसका रिजल्ट नहीं दोगे आप। तो बेटा वीडियो आपको कैसी लगी ये आपको बताना है, और ये चाहते हो आप कि एक एक महान योद्धा की वीडियो में आपको सही तरीके से, ट्रिक नहीं, मैं आराम से पूरे एरिया के हिसाब से मैं आपको बताऊं, मानचित्र या मैप के हिसाब से मैं आपको बताऊं। तो कमेंट करके जरूर बताना है कितने जो छात्र है, कितने छात्र चाहते हैं, कितने छात्र इंटरेस्ट है इतिहास में, कितने चाहते हैं कि हम जो इतने वीर योद्धा हुए उनके इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं। एक एक पॉइंट करके बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। हमको ये कवर करना था चैप्टर, और जो अभ्यास के जो क्वेश्चन करवाने थे मैंने आपको करवा दिए हैं, और एक ट्रिक के माध्यम से मैंने पूरा जो चैप्टर है वो कवर करवा दिया बेटा, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, कल हम अगला चैप्टर करेंगे, और साथ साथ मैं हर एक महान योद्धा की जो वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए। पहले आप बताना कितने दिलचस्प हो इसमें, इतिहास में, ठीक है। जब तक आप इतिहास को नहीं पढ़ोगे आप इतिहास नहीं बना सकते बेटा, ठीक है। इतिहास पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है। तो गुड नाइट सभी बच्चों को।